बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का 15th टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था जिसकी हमने कैपेसिटेंस के फार्मूलाज ड्राइव किए। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम ना हो यानी वैक्यूम हो तो ये फार्मूला आएगा, और अगर आप कोई एक सर्टेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें प्लेट्स के बीच में तो ये वाला फार्मूला आएगा। उसके बाद हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रेशो किसके बीच में, जब आप मीडियम रखते हैं कैपेसिटर में और जब मीडियम ना रखें तो दोनों की जो कैपेसिटेंसेस हैं उनकी रेशो होती है। अब इस फार्मूला से आपको पता चल रहा है कि ऊपर वाला जो फैक्टर है ये बड़ा होगा और नीचे वाला फैक्टर जो है वो स्मॉल होगा। अच्छा, ऊपर वाला फैक्टर जो बड़ा है इसका मतलब है कि जब आप किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन जब आपने प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ। तो ये मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो गई, उसका आंसर हमें अपने आज के टॉपिक में मिलेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट नहीं हो सकता। अब डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्यों होता है, आपको पता है कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन वो बाउंड होंगे अपने न्यूक्लियस के साथ। जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं ये कोई एक एटम बना हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 हैं। इसके अंदर अगर इसके ऑर्बिट्स में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो भी कितने होने चाहिए, 10। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब इक्वल हों तो क्या होता है, ओवरऑल हम कहेंगे कि इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब हुआ ये कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसमें से करंट पास करवाएंगे तो करंट जो है वो इजीली पास नहीं करेगा, ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इनके अंदर ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब आप इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होता है, जब आप डाइलेक्ट्रिक को उठा के फील्ड में रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है, ये आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है बैटरी के थ्रू। जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और नेगेटिव से कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो अंदर आपने मटेरियल रखा हुआ है उसके साथ क्या होगा, उस मटेरियल के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो होल्स हैं ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब है मटेरियल के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इस तरह सेपरेट हो जाना क्या कहलाता है, डाइपोल्स ही बन गए हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके डाइपोल्स बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब जब इस तरह डाइपोल बन जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह जो है कैपेसिटेंस कैपेसिटर की इंक्रीज़ होगी, ये हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह डिक्रीज़ हो जाएगी स्टूडेंट्स, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था पूरी प्लेट के ऊपर, जब डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल से नेगेटिव जो चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस पॉजिटिव को एक नेगेटिव मिल गया तो ये तो हो गया न्यूट्रल। इसी तरह जब इन सब को एक एक नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा मॉलिक्यूल से तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। इसका मतलब है अब इस
इस साइड पे कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज का डिपॉजिट होना। तो इसका मतलब है जब डाइपोल बन गए तो चार्ज तो ख़त्म हो गए, इसका मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। अब जो गॉसेस लॉ हमने किया था उसकी थर्ड एप्लीकेशन में हमने देखा था कि ई की वैल्यू आई थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूला से ई की वैल्यू आती है वी ओवर डी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो पोटेंशियल में भी डिक्रीज़ होना है, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज़ होने से क्या होगा? हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू होता है सी वी। यहाँ से हम ये वाली इक्वेशन ले सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू Q ओवर वी। अब यहाँ पे वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन है। अगर वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगी इंक्रीज़। तो ये सारी लॉजिक थी कि किस तरह से जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज़ होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज़ होने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से किसी भी एक्सटर्नल मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक है कैपेसिटर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसी का एक सब टॉपिक करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है हमारे पास। अब ये अपने अंदर एनर्जी किस तरह स्टोर करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है। कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स हैं। बैटरी का जब आप यहाँ से स्विच को क्लोज़ करेंगे तो ये जो बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब इस चार्ज को डिपॉजिट करने में बैटरी ने कुछ वर्क तो किया होगा, वो जो वर्क है वो इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है कैपेसिटर की वो क्या है? Q इज़ इक्वल टू सी वी। स्टूडेंट्स जब हमने बैटरी को क्लोज़ किया तो क्या उसी वक्त ये सारे चार्जेस यहाँ पर डिपॉजिट हो गए? ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट में क्या होगा, जब पोटेंशियल ज़ीरो था तो डिपॉजिटेड चार्ज जो था वो भी क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जो वोल्टेज है जो बढ़ता जाएगा, वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा तो इस प्लेट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो गया। दैट मीन्स कि जो वोल्टेज है आपके पास ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल वैल्यू है। ज़ीरो से ग्रेजुअली बढ़ता बढ़ता ये मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वेरिएबल वोल्टेज है। अब जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक था उसमें आपने ये इक्वेशन की थी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। यहाँ पे जो V है वोल्टेज ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल वोल्टेज होगा। और जो वेरिएबल चीज़ है उसकी हम एवरेज ले लेते होते हैं। एवरेज हम किस तरह लेते हैं? अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ज़ीरो है और एक V है, तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने वोल्टेज की एवरेज लेने के लिए वही काम किया कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। हाँ जी, वोल्टेज की एवरेज आ गई 1/2 इंटू वी। अब ये जो वोल्टेज की वैल्यू है आप उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। W इज़ इक्वल टू Q, यहाँ इसकी जगह 1/2 V पुट कर देंगे जब आप, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? W इज़ इक्वल टू 1/2 Q V। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, यहाँ से Q किसके इक्वल है? Q है इक्वल आपके पास CV के। तो Q की आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। W वर्क डन जो है ये स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल, इसको मैंने कहा इसलिए यहाँ पे मैंने इसको Q से रिप्लेस Q के इक्वल भी पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू 1/2। ये Q की जगह आपने CV लगा दिया और ये V यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। तो ये क्या इक्वेशन बन गई? U इज़ इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर।
अब जो C की वैल्यू है आपके पास, ये क्या है, कैपेसिटेंस। C की वैल्यू आपने निकाली थी सर्टेन मीडियम के लिए A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और जो वोल्टेज है V इज़ इक्वल टू ई डी के इक्वल था, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से ये हमने पिक किया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, 1/2 C की वैल्यू पुट कर दी, B का स्क्वायर था इसलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ से D इस D के साथ कैंसिल हो गया, हाँ जी, D के साथ कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन जो है इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ई स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, बाकी सारा फैक्टर बाद में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन को एडजस्ट किया, u इज़ इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू ए डी। स्टूडेंट्स अब आपको पता है जब 2 लेंथ्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एरिया, और जब 3 लेंथ्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम है। लेकिन अगर एरिया और उसके साथ एक लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि ये 3 लेंथ्स ही बनती हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये प्योरली इक्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ए डी, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस फैक्टर को अगर आप इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें तो u ओवर वॉल्यूम, इसको आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और ये वाला सारा फैक्टर बाकी का ऐसे ही आ गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये होगा एनर्जी डेंसिटी को आप यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़ आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये u किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, इससे हमने क्या रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड करना है, इससे ये रिज़ल्ट पता चलता है, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट अ कैपेसिटर स्टोर्स इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो कैपेसिटर है ये कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है प्योरली एनर्जी की इक्वेशन है और ये जो है एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और चैप्टर नंबर 12 की कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग कर चुके हैं, थर्ड एग्जांपल है जी। एग्जांपल की पहले स्टेटमेंट आप पढ़ लें, क्या है, 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, यानी कि आपके पास कोई पॉइंट चार्जेस हैं और उनका चार्ज क्या होगा, ऑपोजिट, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ईच मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d। ईच मैग्नीट्यूड q का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, q, दोनों का q है तो इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और जो दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है वो क्या है, 2d। What is the electric potential at a point P midway between them? अब कह रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक ऐसे पॉइंट पे जो दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड में है। तो आपके पास जो डाटा गिवन है, जो डाटा आपके पास गिवन है वो ये है कि आपको 2 ऑपोजिट चार्जेस दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में सेपरेशन है 2d। आपने उनके मिड पे जो पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल की वैल्यू थी k/q ओवर d। k की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है और d जो सेपरेशन है, ठीक हो गया। फर्स्ट वाले चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर d, क्योंकि फ़र्स्ट को हम ले रहे हैं पॉजिटिव। सेकंड वाला चार्ज चूँकि उससे ऑपोजिट साइन का है तो हम उसको ले लेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ फिर नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। नेगेटिव वाले चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर d।
अब चूँकि आपने दोनों पॉइंट्स के मिड में एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे और जो दोनों चार्जेस का पोटेंशियल है उनको ऐड कर लेंगे। आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 0। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अपोजिट चार्जेस इज़ 0। स्टूडेंट्स, हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 12.4, उसकी स्टेटमेंट है जी, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e। 2e का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना चार्ज है इस पार्टिकल पे, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। ये जो पार्टिकल है ये एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस में से गिर रहा है जिसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट। अब जो चार्ज है उसके ऊपर, जो पार्टिकल है उसके ऊपर कुछ चार्ज है और कुछ सर्टेन पोटेंशियल में से गिर रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने अंदर कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर कर रहा होगा। तो उस एनर्जी की जो वैल्यू है आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी की जो वैल्यू है आप डाटा लिख लें और फिर आपने क्या करनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं और वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन आपने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो जाउल यूज़ करते हैं। अगर वो रिक्वायर करें कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे, अदरवाइज़ आप जाउल में ही कैलकुलेट करेंगे एनर्जी की वैल्यू। तो इसको जाउल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस यहाँ बुक पे मिसिंग है, या आप खुद लगा लें। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास एनर्जी की वो है 9.6 × 10⁻⁻19 जाउल। ये थी हमारी 4th एग्ज़ाम्पल। जो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है वो है इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड ऑयल ड्रॉप मैस। जो मिलिकन का आपने ऑयल ड्रॉप मेथड किया था उस मेथड के से रिलेटेड अब ये कोई एग्ज़ाम्पल है, और कोई एक ऐसा ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है जिसका मैस आपको गिवन है 4.9 × 10⁻⁻15 किलोग्राम, बैलेंस्ड एंड हेल्ड स्टेशनरी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। ये जो कोई एक ऑयल ड्रॉपलेट गिर रहा है जिसका ये मैस आपको गिवन है, ये 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में स्टेशनरी खड़ा है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ 750 वोल्ट। आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो भी दे दी गई है, एंड स्पेसिंग बिटवीन देम इज़ 5 मिलीमीटर, और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन भी आपको दे दी गई है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, एज्यूम G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो आपने आपको इस एग्ज़ाम्पल के अंदर ऑयल ड्रॉप का मैस दे दिया गया है। आपको दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जितना पोटेंशियल उन्होंने सप्लाई किया हुआ है वो वैल्यू दे दी गई है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो वैल्यू आपको दे दी गई है। जी आपको वैसे ही पता है। तो कहते हैं आपने चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूरा डाटा लिख लें। मैस ऑफ ड्रॉप M = दिस, पोटेंशियल डिफरेंस V = दिस, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स D 5 मिलीमीटर है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो उसको मैंने पुट कर दिया। ये अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, हम कोई भी जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि यूनिट्स जो हों वो स्टैंडर्ड यूनिट हों। तो मिलीमीटर जो है ये डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। फॉर द ड्रॉपलेट ऑफ द चार्ज Q वी हैव, आपने जब मिलिकन्स मेथड पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा वहाँ पे कि Q की जो वैल्यू आई थी mgd/v के इक्वल आई थी। ये फार्मूला हमने वहाँ से पिक किया।
बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं, अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी आपको वैल्यूज़ गिवन है। आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। मैथ्स की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी और नीचे पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी। इस सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19। और अगर आप इन सारे यूनिट्स को भी एडजस्ट करें, या वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जो चार्ज है इसका यूनिट होता है कूलम, तो आपने यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना। इस सारे फैक्टर को आपने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास ये आया। तो इसका मतलब है वो जो एक ऑयल का ड्रॉप गिर रहा था नीचे, उसका जो चार्ज है वो ये चार्ज है। अब है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 6, जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट एग्ज़ाम्पल है। ये हम अपने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि जो द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज़ आरसी सर्किट इज़ T इज़ इक्वल टू RC। किसी भी RC सीरीज़ सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो RC के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वेरीफाई दैट एन ओहम टाइम्स फैरेड इज़ इक्वलेंट टू सेकेंड। कहते हैं कि जो करंट, ये जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ये होता है ओहम, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। ओहम और फैरेड को आप मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा सेकंड के। इस इक्वेशन को आपने यूनिट्स के लिए प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है V इज़ इक्वल टू IR, ये बाय ओहम्स लॉ आपको पता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि करंट की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये जो इधर करंट है इसकी जगह हम पुट करेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम। ये पुट कर दिया आपने। अब आपने ओहम्स लॉ के अंदर करंट की वैल्यू पुट करके ये फॉर्म बना ली। यहाँ से हमें चाहिए जी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, R को उसी साइड पर आने दें, बाकी सारे फैक्टर को उधर ले जाएं। तो R आ जाएगा इक्वल टू V इंटू टी ओवर Q। उसके बाद आपको पता है, आपने कैपेसिटर में इक्वेशन पढ़ी थी कि Q इज़ इक्वल टू होगा CV। यहाँ से हमें C की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू आ जाएगी Q ओवर V। अब जो C है और जो R है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने उठा के जो आपने प्रूव करना था, यानी कि RC इज़ इक्वल टू T, यहाँ पे पुट करेंगे। RC, R को और C को मल्टीप्लाई करते हैं। R की वैल्यू ये थी और C की वैल्यू ये थी। यहाँ से Q के साथ कैंसिल, V के साथ कैंसिल और आ गया T। तो जो R और C है, रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ ओहम, कैपेसिटेंस का हुआ फैरेड और टाइम का यूनिट हुआ सेकंड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 ओहम इंटू 1 फैरेड विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये थी हमारे इस चैप्टर नंबर 12 की एग्जांपल्स।